हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी क्लास का टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी। आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल ये क्लास है। रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। टॉप 50 एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इस क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं टारगेट सीजीएल बैच के बारे में, जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 251 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाले हैं 100 टॉपिक्स एंड पर टॉपिक आपको 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे। वीडियो कंटेंट एंड पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ टॉपिक्स जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनमें से जैसे स्टैटिक जीके की कुछ टॉपिक्स हैं, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, फोक डांस ऑफ इंडिया, म्यूजिक एंड म्यूजिशियंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सभी एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरीके से ये टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के भी टॉपिक्स अपलोड किए जा चुके हैं, एनवायरनमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इस तरीके से टोटल 100 टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं विद वीडियो कंटेंट एंड पीडीएफ। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर हम समझेंगे कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या है एंड उसके फॉर्म्स किस तरीके से होते हैं। देखिए, वर्क जो है इसकी यूनिट होती है जूल। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगर वर्क के फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला होता है इसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ इंटू एस जो है ये हमारा वर्क होता है। और वर्क डन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी कहलाती है और इसकी यूनिट भी जूल होती है। अगर हम लोग बात करें कि एनर्जी के कितने फॉर्म्स होते हैं तो कई फॉर्म्स में एनर्जी हो सकती है, जैसे हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी जो कि हमें सन के द्वारा मिलती है, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये कुछ फॉर्म्स हैं एनर्जी के। अगर हम लोग पावर को डिस्कस करें तो रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन जो होता है उसे हम लोग पावर कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है ये पावर कहलाता है। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। और इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पर वर्क की यूनिट हो जाएगी जूल और टाइम की हो जाएगी सेकंड, यानी जूल पर सेकंड होती है और इसको बोलते हैं वॉट। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट, ध्यान में रखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म हॉर्स पावर दैट रिफर्स टू द पावर प्रोड्यूस्ड बाई एन इंजन। तो इसका यूज़ सबसे पहले जेम्स वॉट ने किया था। पावर की जो यूनिट होती है वॉट, इसका नाम रखा गया था जेम्स वॉट के नाम पर। स्टीम इंजन की इन्होंने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था 18th सेंचुरी में। इसकी जो सेकंड यूनिट होती है वो हॉर्स पावर है। और अगर बात करें हॉर्स पावर और वॉट का रिलेशन तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वॉट्स। पावर, वर्क और एनर्जी ये सभी जो हैं स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? देखिए, 2 तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है। तो पावर, वर्क और एनर्जी जो है ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डज अ योयो हैव बिफोर इट इज़ रिलीज्ड। तो योयो को जब रिलीज़ किया जाता है तो उसके पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहती है जब इसको रिलीज़ करते हैं इसके पहले। देखिए, योयो जो है ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 2 डिस्क लगी होती हैं, एक स्ट्रिंग से बंधी होती हैं। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जो कि योयो में होती है बिफोर रिलीज़। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है एक एनर्जी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड रहती है ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट। और इसकी अपोजिट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ मोशन होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो योयो को जब रिलीज़ करते हैं तो इसको एक सर्टेन हाइट पर हेल्ड करते हैं और इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है। यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब योयो रिलीज़ किया जाता है और ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। योयो का गेम आप देख सकते हैं, ये डिस्क है यहाँ पर बंधी हुई है और इस तरीके से जब इसको छोड़ा जाता है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। इसके पहले, रिलीज़ करने के पहले इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। मास अपॉन वॉल्यूम, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डेंसिटी क्या है। डेंसिटी जो है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जो कि डिस्क्राइब करती है कि कितना मास जो है किसी भी गिवन वॉल्यूम में कंटेन्ड है। और ये हमें हेल्प करता है ये समझने के लिए कि कोई भी मटेरियल अपने साइज़ के लिए कितना कॉम्पैक्ट है या कितना हैवी है। सो वॉल्यूम जो है ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
जबकि डेंसिटी के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला जो है हो जाता है V=m/d। और अगर हम लोग इसको मास के टर्म में डिस्क्राइब करें तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और यहाँ से हम डेंसिटी का फॉर्मूला भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। इस तरीके से इसको हम डिराइव करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फॉलिंग कोकोनट्स, स्पीडिंग कार्स, रोलिंग स्टोन्स एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो इन सभी में हमें काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ में काइनेटिक एनर्जी होती है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर फॉलिंग कोकोनट हो या फिर स्पीडिंग कार, रोलिंग स्टोन या फिर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, इन सभी में हमें काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स कुछ और हैं, जैसे कि फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, स्पीडिंग कार, ये सभी जो हैं काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। और इसी के साथ साथ सी लेवल पॉन्ड वाटर एंड डैम वाटर, अगर ये स्टिल हैं एंड फ्लोइंग नहीं है तो इनमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। एन ऑब्जेक्ट लेफ्ट एट द फुट ऑफ अ हिल वुड जनरली नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी इफ़ इट्स नॉट मूविंग। सो इस फिगर में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, जैसे हम लोग हैमर को उठाते हैं किसी भी कील को यहाँ पर लगाने के लिए, तो उसमें ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी होती है जब ये जो है स्टेडी स्टेट में है, यानी कि ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। इसके बाद इस कील को लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर हैमर को मोशन में लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। एंड देन इन दोनों ही एनर्जीज़ का जो सम है वो हमें मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलता है, और हमारा वर्क डन यहाँ पर हो जाता है जब हम लोग इस स्केल को हैमर के थ्रू यहाँ पर लगा देते हैं। अब ये सेकंड एग्जांपल है आपका, पोटेंशियल एनर्जी होती है जब हम लोग किसी भी जैसे तीर चलाना है, तो वहाँ पर जब हम लोग उसको पकड़े हुए हैं, स्टेबल करना स्टेट में है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। देन इसको जब यहाँ पर जैसे ही छोड़ते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क, कौन है इसमें जो ज़्यादा कार्य कर सकता है? रेज्ड हैमर, बुलेट फायर्ड बाय ए गन एंड ए मूविंग स्टोन, या फिर रोटेटिंग व्हील। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, बुलेट फायर्ड बाय द गन। इसका रीज़न क्या होता है कि हाई वेलोसिटी की वजह से जो बुलेट फायर्ड होती है गन से, उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिलती है। और ये काइनेटिक एनर्जी किस पर वर्क करती है? तो जहाँ भी हम बुलेट फायर करते हैं उस ऑब्जेक्ट पर ये वर्क करती है, इसको पेयर्स करती हुई ये निकल जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिलती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। सो इन दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हमें वर्क कहाँ पर देखने को मिलेगा? बुलेट फायर्ड बाय द गन। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन अ बैटरी? जो बैटरी होती है इसमें हमें केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखने को मिलता है। बैटरी जो होती है वो एक डिवाइस होती है जो कि स्टोर करती है केमिकल एनर्जी को, और ये इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी कर देती है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं बैटरी में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के, और इसमें एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। एक एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं, उसके थ्रू ये काम करते हैं हम। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन बी यूज्ड टू डू वर्क। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलती है, जिसकी वजह से वर्क डन होता है। टू बैलेंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी वहाँ पर अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस किया जाता है, चार्ज आयंस को भी फ्लो कराया जाता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के कांटेक्ट में रहता है। बैटरी जो है ये वन या फिर सेवरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से बनाई जा सकती है। बैटरी का इन्वेंशन जो है इसका क्रेडिट जाता है इटालियन साइंटिस्ट एलेसेंड्रो वोल्टा को। बैटरी का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें स्टील प्लेटेड पॉजिटिव कवर होता है ऊपर, और कैथोड जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एनोड जेल जो होता है ये पाउडर्ड जिंक का होता है। स्टील कैन भी होता है इसमें, साथ में मेटलाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी का लेबल होता है। सील जो है नायलॉन की बनी होती है। इनर सेल कवर जो है स्टील का होता है, साथ में ब्रास रिवेट होता है और मेटल्स पर भी होता है। इसमें मेटल वॉशर भी लगा होता है नीचे, और सेपरेटर होता है जो कि नॉन वुवन फैब्रिक का है, इलेक्ट्रोलाइट। साथ में करंट कलेक्टर जो बीच में होता है ये ब्रास का होता है।
मैकेनिकल एनर्जी क्या है? तो ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में। मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क करने के लिए यूटिलाइज करता है। मैकेनिकल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज रिलेटेड टू द पोजिशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर जो एम है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड वी जो है ये वेलोसिटी है। हैमर का एग्जांपल जैसा कि हमने देखा, पोटेंशियल एनर्जी इसमें ऑलरेडी रहती है और ये कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही इसको मूव कराते हैं। दोनों का सम होकर के यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हमें वर्क डन देखने को मिलता है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क जो है ये कहलाती है एनर्जी। कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी जो है ये सेम यूनिट होते हैं। इनकी यूनिट जो है एसआई सिस्टम में जूल है और सीजीएस सिस्टम में अर्ग होती है, ध्यान में रखेंगे। पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। पावर की अगर बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। एसआई यूनिट की बात करें तो पावर की एसआई यूनिट वॉट है और इसकी अदर यूनिट है हॉर्स पावर। अगर हॉर्स पावर और वाट का रिलेशन यहाँ पर हम लोग देखें जैसा कि पहले क्वेश्चन में था, तो 1 हॉर्स पावर जो है वो इज इक्वल टू होता है 746 वॉट्स के, और अगर इसे किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.75 किलोवाट्स के इक्वल हो जाएगा 1 हॉर्स पावर। जब भी कोई वर्क डन होता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है कंज्यूम की जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज ही होती है। तो कोई भी वर्क डन अगर होता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है कंज्यूम की जाती है। 1 वॉट इज़ पावर ऑफ एन अप्लायंस दैट कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। इसीलिए वॉट जो है वो 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए compressed spring possesses more energy than a spring of normal length because the compressed spring has, चाहे compressed spring हो या फिर stressed spring हो, इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये मोर एनर्जी को पोजेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, वर्क प्रेजेंट्स इफ देयर इज, वर्क प्रेजेंट होता है अगर फोर्स है और फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ऑन द बॉडी वर्क इज डन ओनली व्हेन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस बाय द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। अगर कोई भी बॉडी है उसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और हमें कुछ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है तभी वहाँ पर वर्क डन माना जाता है। ठीक है, तो वर्क डन तभी होगा जब कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगी फोर्स अप्लाई करने के बाद में। इट इज़ पॉसिबल दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड स्टिल द वर्क डन इज़ जीरो। वर्क डन जीरो कब होगा? फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ऑलरेडी, फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पर, और अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं हो रही है तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। बिकॉज वर्क डन क्या होता है? एफ इंटू डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल होता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वहाँ पर वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ वर्क इज़ पॉजिटिव देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, अगर वर्क जो है पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ मैन पुल्स अ ट्रॉली बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड 30 मीटर, व्हाट इज़ वर्क डन। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ट्रॉली को जो है डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो यहाँ पर अगर एंगल देखें तो एंगल जो थीटा है हमारा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क डन जो होता है वो होता है एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे 0 डिग्री तो कॉस 0 हो जाएगा। फोर्स हमारा दिया हुआ है 50 न्यूटन एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 मीटर का है। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1500 जूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है इसको कहते हैं पावर। इन फिजिक्स पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम जितनी भी एनर्जी कंज्यूम की जाती है उसे पावर कहते हैं फिजिक्स में। द यूनिट ऑफ पावर इज़ जूल पर सेकेंड, पावर की यूनिट जो है वो जूल पर सेकेंड है, और इसको वॉट कहते हैं, जूल पर सेकेंड, या फिर इसे कहा जाता है वॉट। वॉट जो होता है जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया है। ये 18th सेंचुरी के डेवलपर थे, स्टीम इंजन के डेवलपर हैं ये जेम्स वॉट, इन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट जो है वॉट, इसका नाम रखा गया है जूल पर सेकेंड का।
Next question. The following particles move with same kinetic energy. Which of them has maximum momentum? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ में मूव करते हैं. इसमें मैक्सिमम मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन्स का. जे थॉमसन जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को 1897 में, जिसने हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. ही परफॉर्म्ड द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आइसोटोप्स, इन सभी को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने. ही वॉन द नोबेल प्राइज इन 1906 इन फिजिक्स फॉर हिज डिस्कवरी. नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. हमें पूछा जा रहा है फोर्स एंड वेलोसिटी के मल्टीपल के इक्वल में क्या होता है, तो ये होता है पावर. पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं एज वर्क डन पर यूनिट टाइम. एनर्जी के बारे में हमें एक फैक्ट पता है कि एनर्जी जो है एबिलिटी होती है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए. ना तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है. ठीक है. एनर्जी इज़ फाउंड इन मैनी थिंग्स एंड दस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. कई तरीके की एनर्जी हमें देखने को मिलती है. मैकेनिकल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और सोलर एनर्जी भी हमें देखने को मिलती है. पावर इज़ अ फिजिकल कॉन्सेप्ट दैट हैज सेवरल डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल. वी कैन डिफाइन पावर एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क. इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम. An object moves at the constant speed when no is acting. अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट जो है मूव करता रहता है. वो फोर्स ही होता है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट रुकती है. अगर मूवमेंट हो रही है किसी ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए कोई बॉल है उसमें मूवमेंट हो रही है, तो ये फिक्शनल फोर्स होता है जिसकी वजह से ये बॉल रुकती है. अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा. अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि डिफाइन की गई हैं. जैसे इम्पल्स जो होता है ये फोर्स इनटू टाइम होता है. इनर्शियल टर्म जो है इनर्शिया से बना हुआ है. इनर्शिया क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो कि उसकी मोशन में चेंज को रजिस्ट करती है. फोर्स क्या है? फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी जो m है ये यहाँ पर मास है और a एक्सेलरेशन है. ये न्यूटन का सेकेंड लॉ भी है. फोर्स जो होता है ये मोशन में चेंज ला सकता है. न्यूटन का सेकेंड लॉ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. F इज इक्वल टू एम इंटू ए. प्रेशर जो होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, यानी कि किसी भी पर यूनिट एरिया में जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसे प्रेशर बोला जाता है. P इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एनर्जी ऑफ द विंड डज अ विंड मिल यूज़? विंड मिल में यूज़ होती है काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी ऑफ द विंड इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड सो इट इज़ कॉल्ड विंड पावर. देखिए जो विंड होती है यानी हवा, ये विंड टर्बाइंस जो लगे होते हैं इनको रन कराने के लिए यूज़ की जाती है. और विंड की जो भी काइनेटिक एनर्जी है इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. जनरेटर कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में और इस तरीके से हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर के मिल जाती है. डिफरेंट सेवरल पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का. विंड फ्लो के पैटर्न को डिफरेंट चीज़ें इफेक्ट करती हैं, जैसे वेरिएशन ऑफ अर्थ सरफेस, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द सन, रोटेशन ऑफ अर्थ, और इसी के साथ साथ कुछ वाटर बॉडीज़, माउंटेन्स, वेजिटेशन, ये सभी जो है विंड फ्लो का जो पैटर्न है इसको इन्फ्लुएंस करते हैं. द साइट्स विद सुटेबल एनर्जी इन द विंड आर चूजन एंड विंड टर्बाइंस आर प्लेस्ड एंड द एरिया इज कॉल्ड विंड फार्म्स. विंड टर्बाइंस जो होती हैं इसमें रोटेटिंग ब्लेड्स लगी होती हैं, आप देख सकते हैं इमेज में, और ये जो है एक जनरेटर से कनेक्टेड होता है और इस तरीके से हमें यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल जाती है. एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग एन एरो इन अ ड्रॉन बो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो चेंजेस. पोटेंशियल एनर्जी जो वो की है वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में. किसी भी स्ट्रेस्ड बो से जब हम लोग एरो को रिलीज़ करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो बो की है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, शेप एंड साइज़ की वजह से या उसकी स्टडी प्लेस की वजह से, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. वही उसके अपोजिट काइनेटिक एनर्जी जो होती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन होती है. पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम जी एच. यहाँ पर m मास है, इसी के साथ में h जो है हाइट है. और यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv². यहाँ पर m जो है ये मास है और v वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की.
पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ समझ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में किस तरीके से चेंज होती है। ये स्टेडी प्लेस है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है और ये कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही ये एरो छोड़ा जाता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विच पार्टिकल इज मैक्सिमम। कौन से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है? तो मैटर ऑफ स्टेट्स जो होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, उसमें से प्लाज्मा जो होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं विद ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू टाई देम आउट। कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें काम नहीं करता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसकी वजह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। Which of the following physical units changes or tends to change the state of rest or uniform motion of an object? स्टेट ऑफ रेस्ट हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसको चेंज करने के लिए फोर्स जो है यूज़ किया जाता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज़ 25 जूल। हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गिवन है 25 ऑफ जूल और यहाँ पर हमें दिया गया है कि स्पीड दी गई है v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन स्पीड विल बी डबल। कह रहा है कि स्पीड अगर डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बट यहाँ पर मास जो है मिसिंग है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। m जो है यहाँ पर मास है और v जो है वेलोसिटी है। हमें गिवन है 25 जूल काइनेटिक एनर्जी। पुट करते हैं वैल्यूज़ को, m को m ही रखेंगे और v की वैल्यू यहाँ पर 5 है यानी 25 ही हो जाएगा। तो मास जो है यहाँ पर आ गया है 2 किलोग्राम्स, 2 kg मास यहाँ पर हमें मिल गया है और हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर स्पीड को हम डबल कर देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सो अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं न्यू काइनेटिक एनर्जी को। न्यू काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी हाफ mv² यानी हाफ, और m की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 2 kg। v यहाँ पर हमें डबल करना है, पहले वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, इसको जस्ट डबल कर देंगे यानी ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 × 10, तो ये हमारा आ जाएगा 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी हमारी न्यू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 100 जूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो 100 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू W/T यानी कि वर्क अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट होती है वॉट, जिसे जूल पर सेकेंड कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 11 kilograms इज एट हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड देन फाइंड द एनर्जी कंटेन्ड इन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 11 kilograms का है और हाइट पर है 8 मीटर्स की ग्राउंड से, तो उसकी स्टेबिलिटी की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसका फॉर्मूला होता है mgh। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाने वाला है। कैसे आएगा देखिए, मास हमें गिवन है, हाइट गिवन है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करके आप यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स। एनर्जी कंजर्वेशन का मीन्स होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। और यही चीज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कही थी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एनर्जी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स जो है ये डिस्कवर की गई थी बाय लुडविग बोल्ट्जमैन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 1 kWh ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू जूल्स। 1 kWh एनर्जी को अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट करें तो किस तरीके से करेंगे। देखिए 1 kW इज इक्वल टू होता है 1000 वाट, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ वॉट्स। 1 आवर जो होता है 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स की। अगर हम लोग इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 60 × 60 सेकेंड्स। तो इस तरीके से 1 kWh जो हो जाएगा 10⁻³ वाट एंड 60 × 60 सेकेंड्स। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो करके 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल्स के इक्वल होता है। इसको डायरेक्ट वैल्यू भी आप याद कर सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है किसी भी न्यूमेरिकल के बीच में, या फिर डायरेक्ट MCQ फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज नॉट अकर इन।
कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में नहीं होगा? तो डैम्स में भी होता है, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, इन सभी में मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। क्योंकि जो मोटर होता है इसमें अपोजिट होता है, मोटर में कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी होता है। जैसे ही वाटर फ्लो होता है किसी भी डैम में, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टरबाइंस को रन कराने के लिए, टर्न करने के लिए यूज़ होती है। जनरेटर टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और एसी और डीसी जनरेटर्स जो होते हैं ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। तो यहाँ पर मोटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। Hydroelectric power stations generate electricity by using the force of water that falls into the turbines and spins the shaft. By rotating the shaft of the turbine, the potential energy of water is converted into. किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जब की जाती है तो फोर्स ऑफ वाटर यूज़ किया जाता है टरबाइंस में गिराने के लिए। तो टरबाइंस का जो रोटेशन होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। Next question. Car is running at a speed of 72 km per hour. It takes 4 seconds to stop after applying the brake. ब्रेक अप्लाई करने के बाद 4 सेकेंड लगते हैं कार को रुकने के लिए। इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी इनिशियल स्पीड है। फाइनल स्पीड कार के रुकने के बाद कितनी हो जाएगी? 0। तो अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना है यानी यहाँ पर डिसेलरेशन होगा क्योंकि कार स्टॉप हो रही है, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड्स का, तो ये हमारा आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जो एक्सीलरेशन होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी में जो भी चेंजमेंट्स आ रहे हैं इनको लिखेंगे, इसके बाद टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा डिसेलरेशन आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। डिसेलरेशन हमें मिल चुका है और मास जो है इसका ऑलरेडी गिवन है ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, या जिसे डिसेलरेशन यहाँ पर कह रहा है, इससे मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। मास हमें दिया हुआ है 1000 किलोग्राम्स एंड डिसेलरेशन हमारा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से आ जाएगा -5000 न्यूटन। यहाँ पर नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5 × 10⁻³ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑब्जेक्ट एसेंशियली रिसीव्स, मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। द एनर्जी नीडेड टू मूव द बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद स्टेटेड वेलोसिटी v इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं ½mv² से। यहाँ पर m जो है मास है ऑब्जेक्ट का और v उसकी वेलोसिटी है। The energy of 9800 joule was used to lift the 80 kg weight at which height the weight was lifted. Height हमसे पूछी जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। फॉर्मूले में सभी चीज़ों को पुट करेंगे। मास हमें दिया गया है 80 kg और g की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग यूज़ करेंगे और h यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे mgh, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हाइट हमारी आ जाएगी 12.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोमेंटम एक्सप्रेस्ड एज, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को अगर हम लोग p से डिनोट करें तो ये मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। p इज इक्वल टू m × v। ठीक है, इसको p से डिनोट किया जाता है। मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यहाँ पर जो m है ये ऑब्जेक्ट का मास है और v उसकी क्या है? वेलोसिटी। Next, during an object's free fall, which of the following energies increases at one point in its path? तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसके एक पॉइंट पर जो है बढ़ती है ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉल। एज वी नो दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। वही अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट में बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग इन मोशन काइनेटिक एनर्जी उसमें प्रेजेंट होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट में बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें।
जितना ऑब्जेक्ट हायर होगा उसमें ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और जितना ऑब्जेक्ट लोअर होगा उतना ही उसमें लेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें इंक्रीज़ होती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती है जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स द काइनेटिक एनर्जी वुड डिक्रीज एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वुड इंक्रीज। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डाउन पड़ती है। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर फिर से हमें देखने को मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसे चेंज कर सकते हैं। डिस्पाइट वर्किंग ऑन अ सब्सटेंस द क्वालिटी टू नॉट चेंज इन शेप इज कॉल्ड। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका शेप चेंज ना करने की जो टेंडेंसी है उसको रिजिडिटी बोला जाता है। हैज़ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इसमें दो तरीके की एनर्जीज होती हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है इसमें पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों से मिलकर के मैकेनिकल एनर्जी बनी हुई है। द एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी कहलाती है और एनर्जी जो कि स्टोर होती है किसी भी स्टेडी ऑब्जेक्ट में या उसकी पोजीशन की वजह से वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। टाइप्स ऑफ एनर्जीज के एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जैसे मोशन एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सभी काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स हैं। वहीं पोटेंशियल एनर्जी को अगर देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी, साथ में न्यूक्लियर एनर्जी, ये सभी पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल्स हैं। व्हाट डज मैकेनिकल एनर्जी इक्वल। मैकेनिकल एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। मैकेनिकल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूटिलाइज्ड टू डू वर्क। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड उसकी मोशन से रिलेटेड होता है। एनर्जी ऑफ विंड इज, जो विंड की एनर्जी होती है वो केवल काइनेटिक होती है। ये जो विंड एनर्जी होती है ये एक ग्रेट सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है एयर के मूवमेंट की वजह से और ये मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर ली जाती है। लार्ज ग्रुप ऑफ विंड टर्बाइंस का जो एरिया होता है वो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। विंड टर्बाइंस जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देते हैं और ये मैकेनिकल पावर फिर स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ की जाती है, जैसे ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए या फिर वाटर पंप करने के लिए, या फिर इसको जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग। मशीन जो होती है वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क को लेस फोर्स में करने में हेल्प करती है किसी भी व्यक्ति को। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम W अपॉन T। ये पावर का फार्मूला है। पावर जो होती है द रेट एट विच वर्क इज डन, ऐसा रेट जिस पर वर्क डन हो रहा है उसे हम लोग पावर कहते हैं। इसकी यूनिट वॉट होती है या फिर जूल पर सेकेंड इसको कह सकते हैं। P इज इक्वल टू W अपॉन T। W यहाँ पर वर्क है और वर्क की जो यूनिट होती है जूल है। टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड है, इसे ही वॉट कहा जाता है। वर्क जो होता है द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मेजर्ड इन जूल्स। टाइम जो होता है, टाइम किसी भी कार्य को करने के लिए जो टाइम लिया जाता है इसको सेकेंड्स में हम लोग मेज़र करते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। बैच में कैसे इनरोल करेंगे, तो सबसे पहले इंडो पाठशाला ऐप को इंस्टॉल करें और उसमें पेड कोर्सेज़ के ऑप्शन में जाएंगे। टारगेट CGL 2025 के बैच में क्लिक करेंगे। ओनली 251 रुपीज़ में यहाँ पर आपको 100 टॉपिक्स के वीडियोस प्लस PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड किया जाता है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।